ओके, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलो नेक्स्ट, टाइम ऑफ सप्लाई में टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस सेक्शन 13। इससे पहले हमने सेक्शन 12 किया। ओके, तो 12 में हमने सबसे क्या किया, 12.1 से लेके 12.6 की जो सीक्वेंस है वही सीक्वेंस सेम 13.1 से 13.6 में मेंटेन होगी। लॉजिक विल रिमेन सेम, हाँ माइनर वेरिएशन आएगा। जैसे हमने यहाँ पे किया 13.1 12.1 टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स विल बी, मतलब लायबिलिटी ऑफ पे जीएसटी विल बी बेस्ड ऑन टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एज पर दीज सेक्शन, मतलब 12 टू फॉरवर्ड चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज में क्या देखना है, एक्चुअल इन डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस वाइट सेक्शन 31 विच एवर इज अर्लियर, फॉरवर्ड चार्ज। और लास्ट डेट मतलब इश्यू ऑफ इनवॉइस क्या होगा 31.1 में, अगर रिमूवल है तो गुड्स जब रिमूव करोगे तब, अगर अदर केसेस है तो डिलीवरी होगा तब, कंटिन्यूस सप्लाई में जब स्टेटमेंट बनाओगे या जब पेमेंट करोगे तब, और इन केस ऑफ सेल और अप्रूवल बेसिस तो उसमें टाइम ऑफ सप्लाई होगा वो, और रिमूवल से 6 मंथ्स विच एवर इज यू कैन से अर्लियर, वॉट एवर। ये ईयर एंड मैटर नहीं करता है, हमें यहाँ पे क्या देखना है, विच एवर इज अर्लियर है। ओके, तो दिस दोनों में से जो अर्ली होगा वो 6 मंथ्स, अगर 31 मार्च से बाद फॉल होता है तो 31 मार्च के बाद की डेट, हाँ तो फिर वो सप्लाई हो गया ना। टाइम ऑफ सप्लाई मींस क्या, अभी आपने रिमूव किया है तब सप्लाई नहीं हुआ है। सप्लाई क्यों नहीं हुआ, अभी उन्होंने अप्रूव नहीं दिया है। अप्रूवल जब तक नहीं देते तब तक सप्लाई नहीं है, रिमूव हो गया है सप्लाई नहीं है। तो रिमूवल के 6 मंथ्स के अंदर, और मान लीजिए 30 डेज में ही आपको अप्रूवल मिल गई तो 30 डेज में अप्रूवल वही अर्लियर होगा। जनरली इसमें टाइम ऑफ सप्लाई आएगा क्योंकि 6 महीने तक का टाइम तो कौन देता है, ऑब्वियसली। रिवर्स चार्ज में क्या होगा, 3 डेट, 1 गुड्स रिसीव्ड, डेट ऑफ गुड्स रिसीव्ड, डेट ऑफ पेमेंट बुक्स में और बैंक में विच एवर इज अर्लियर, एंड लास्ट में इनवॉइस या डॉक्यूमेंट इश्यू करने के 31st डे की जो डेट है वो, तीनों में से विच एवर इज अर्लियर। फिर 12.4 में हमने देखा था वाउचर। वाउचर में क्या होगा, आइडेंटिफाइबल तो इश्यू ऑफ वाउचर की जो भी डेट है वो, जनरल आइडेंटिफाइबल नहीं है तो वाउचर जब रिडीम करेंगे तब। 12.5 रिसीड्यूअल केस, जीएसटी रिटर्न फाइल करेंगे तब, वरना जीएसटी पे करेंगे तब। और 12.6 अगर आपको लेट पे इंटरेस्ट वगैरह मिलता है तो जब वो एक्चुअली मिलेगा दैट विल बी योर टाइम ऑफ सप्लाई। ओके, अब यहां पे देखो 13.1 सेम है, 13.4 13.5 13.6 लॉजिक सेम, सिर्फ आपको 13.2 और 3 पे फोकस करना है कि यहां पे वेरिएशन क्या आ रहा है, बराबर। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज सेक्शन 30, सेक्शन 13.1 तो यहां पे भी क्या बोलेंगे, लायबिलिटी टू पे जीएसटी ऑन सर्विस। ओके, उसमें क्या होगा, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर दिस सेक्शन मतलब 13 की बात हो रही है। तो 12.1 और 13.1 में सिर्फ आपको रेफरेंस दिया है कि जीएसटी की लायबिलिटी कब आएगी, टाइम पे आएगी, टाइम ऑफ सप्लाई पे, और गुड्स के लिए टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन 12, और सर्विसेज के लिए टाइम ऑफ सप्लाई विल बी 13, सिंपल। इंपॉर्टेंट ये है सेक्शन 13.2 एंड 13.3। जैसे हमने 12.2 में दिया था फॉरवर्ड चार्ज, यहां पे भी वही सेम, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज, जहां पे सप्लायर इज लायबल टू पे
सप्लायर इज लायबल टू पे। अभी यहां पे अगर आप देखोगे ना, तो अगर हम 13(2) रीड करें ना, तो यहां पे क्या होगा, ये जो 3 पॉइंट्स दिए हैं, ये 3 पॉइंट को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। फिर मैं आपको ये एक्चुअली इसमें आपको क्या लिखा है वो समझाता हूं। पहले एक बात समझ लो, क्या यहां पे अगर हम देखें वाइट सेक्शन, इन्होंने क्या बोला, इवन फॉरवर्ड चार्ज में लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस हम गुड्स में भी कंसीडर करते थे, यहां पे भी हम कंसीडर करेंगे लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। बट यहां पे लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? तो अगर हम कंसीडर करें सेक्शन 31(2), तो लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस इन केस ऑफ सर्विस क्या होगा? इन केस ऑफ सर्विस, तो इट शुड बी इश्यूड विद इन 30 डेज, यहां पे लिखा है। अगर आप देखोगे यहां पे टाइम लिमिट फॉर इश्यूइंग टैक्स इनवॉइस इज रिफर टू इन 46, टैक्सेबल सप्लाई शैल बी इश्यूड विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ। मतलब यहां पे अगर आप देखोगे रूल 31, सॉरी सेक्शन 31(2), देखो हमने आगे जो 31 किया था लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, 31(1), 31(4), 31(7) वो गुड्स के लिए था। अभी यहाँ पे 31(1), 31(2), 31(5) एंड 31(6) ये सर्विस के लिए बराबर। तो उसमें क्या होगा, सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस क्या हो जाएगी? तो अगर आप यहाँ पे 31(2) देखें तो यहाँ पे क्या लिखा है, टैक्स इनवॉइस नीड टू बी इश्यूड आइदर बिफोर प्रोविजन ऑफ सर्विस। अब देखिए सर्विस प्रोवाइड करो उससे पहले भी कर सकते हो, बट लेट आपने राइट नाउ वी आर कंसीडरिंग लास्ट डेट। सर्विस इनवॉइस आप कभी भी इश्यू कर सकते हो, मान लीजिए ड्यूरिंग प्रोविजन ऑफ सर्विस या कंप्लीशन ऑफ सर्विस में भी कर सकते हो, बट लेटेस्ट बाय तो 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। मतलब सर्विस कंप्लीट होगी ना, उसके 30 डेज के अंदर आपको इनवॉइस इश्यू कर देना होगा। समझ में आ रहा है? और वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप इंश्योरेंस कंपनी है, अगर आप बैंकिंग कंपनी है या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, तो उसके लिए 45 डेज का टाइम मिलेगा। ये डेट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, नॉर्मली हम कंपेयर क्या करते हैं? नॉर्मली हम कंपेयर क्या करते हैं? नॉर्मली हम कंपेयर करते हैं, मुझे बताओ 12(2) में हमने क्या कंपेयर किया था? इश्यू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस व्हिच एवर अर्लियर। क्यों भाई, पेमेंट क्यों कंसीडर नहीं किया? बोले गुड्स में पेमेंट को हटा दिया, सिर्फ गुड्स में हटाया है, सर्विस में नहीं। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो हम क्या करेंगे, तो इट शुड बी डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट व्हिच एवर इज अर्लियर। सिंपल है, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। यहां पे हम क्या करना चाहते हैं, अगर आप इनवॉइस पहले इश्यू करोगे, इनवॉइस बेसिस पे टैक्स, मतलब ये सिंपली ऐसा बोलना चाहते हैं, ड्यू और रिसीव व्हिच एवर इज अर्लियर। इनवॉइस मतलब ड्यू हो गया और रिसीव बाद में होता है, तो इनवॉइस के बेसिस पे जीएसटी लगाएंगे। बोले एडवांस मिल गया, कई बार सर्विस में क्या होता है, एडवांस में पेमेंट मिलता है, फिर सर्विस प्रोवाइड करनी बाकी है, बोले रिसीव जल्दी हो गया, तो उसके बेसिस पे टैक्स लगाओ। समझ आ रहा है? तो यहां पे अगर आप देखोगे तो नॉर्मली क्या होता है, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट व्हिच एवर इज अर्लियर नॉर्मली। यहाँ पे 13(2) में हम 2 बाइफर्केशन करेंगे। सर क्यों 2 बाइफर्केशन, बताता हूं। ये कब आएगा, इफ इनवॉइस इज issued within टाइम लिमिट। टाइम लिमिट बोले तो 30 डेज और 45 डेज एज द केस में बी। अगर आपने विद इन टाइम लिमिट इश्यू किया तो सही है भाई, आपने विद इन 30 डेज टाइम लिमिट
में इश्यू कर दिया तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कंपेयर, जो आपने एक्चुअली डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, और डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट, कि आपको पेमेंट रिसीव होगा ना, यू आर फॉरवर्ड चार्ज, यू आर सप्लायर, यू आर पेइंग टैक्स ऑन फॉरवर्ड चार्ज बेसिस, यू आर सप्लायर, तो आपको पेमेंट मिलेगा विच एवर इज अर्लियर। और डेट ऑफ पेमेंट को तो आपकी बारे आपको पता ही है, बुक्स में या बैंक में, दोनों में से जो भी अर्लियर है वो डेट। पेमेंट के लिए तो हमने कॉमन रखा है, बुक्स में जब एंट्री करोगे वो, या बैंक में एंट्री होगी वो, विच एवर इज अर्लियर, डेट ऑफ पेमेंट। और इनवॉइस, अगर आपने 30 डेज में इनवॉइस इश्यू कर दिया तो डेट ऑफ इनवॉइस कंपेयर करेंगे। सर बट अगर 30 डेज में इनवॉइस इश्यू नहीं किया तो, देखो लॉजिकली स्पीकिंग यहां पे अगर आपने 30 डेज में इनवॉइस इश्यू नहीं किया, देखो लॉजिकली ये लोग जीएसटी कैलकुलेट करते कैसे हैं, इनवॉइस और पेमेंट विच एवर सेल। अभी देखिए मान लीजिए कोई सर्विस का पेमेंट आपको डिले करता है, मतलब मान लीजिए 6 महीने के बाद, अभी मान लीजिए आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस में तो मतलब ऐसा आइडियली होना नहीं चाहिए, बट अभी सीए की प्रैक्टिस में भी ऐसा चलता है, कई बार तो कुछ सीए को क्या होता है पता है, अभी आपने ऑडिट किया ना अभी, तो आज वो जो पेमेंट मिलेगा ना वो क्या मिलेगा, लास्ट ईयर की ऑडिट फीस अभी आज मिलेगी, तो जो 1 साल का आउटस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो गया। तो ऐसे केसेस में अगर उन्होंने बिल ही डिले कर दिया तो उसका जीएसटी भी डिले हो जाएगा, सर्विस तो कब की कंप्लीट हो चुकी है, और आपको पेमेंट मिलता है 6 महीने के बाद, 8 महीने के बाद, तो आप जानबूझ के क्या करोगे, बोले बिल भी तभी करते, तो उसकी वजह से क्या होगा, नॉर्मली क्या है, पेमेंट और इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। तो पेमेंट तो वैसे भी 6 महीने के बाद मिलने वाला है मुझे, चलो इनवॉइस भी मैं 6 महीने के बाद मिलूँ, नहीं चलेगा, इनवॉइस शुड हैव बीन इश्यूड विद इन 30 डेज। अगर आप 30 डेज में इनवॉइस इश्यू नहीं करते तो यहाँ पे ये दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते, वरना क्या होगा, जानबूझ के जीएसटी को पोस्टपोन करने के लिए इनवॉइस लेट इश्यू करेंगे, ये तो आपके कंट्रोल में इनवॉइस इश्यू करना, तो आप जानबूझ के क्या करोगे, लेट इनवॉइस इश्यू करोगे। तो बोले अगर आपने 30 डेज में इनवॉइस इश्यू नहीं किया तो यहां पे हम कंपेयर करेंगे, मतलब इनवॉइस इज नॉट इश्यूड। विद इन टाइम लिमिट। अगर आपने इनवॉइस टाइम लिमिट में इश्यू नहीं किया तो हम यहां पे आपको कंसीडर करेंगे डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस। मतलब सर्विस जब प्रोवाइड की, इसको हम शॉर्ट में बोलेंगे कंप्लीशन, सर्विस जब कंप्लीट हुई, और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो यहां पे इनवॉइस डेट को हम इग्नोर ही करेंगे, यहाँ पे इनवॉइस डेट को हम कंप्लीटली इग्नोर ही करेंगे, क्योंकि आपने इनवॉइस टाइम में इश्यू नहीं किया है, तो फिर इनवॉइस डेट हम अभी हमारे लिए मैटर ही नहीं करता। इनवॉइस डेट तो मैटर तब करता है जब आप विद इन 30 डेज इनवॉइस को इश्यू करते हैं। समझ में आ रहा है? और देखिए ये लो में कैसे लिखा हुआ है वो देख लो, लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस विल बी 30 days from vision of service, or 45 days in case of bank, insurance and NBFCs। इन सभी के लिए क्या हो जाएगा, 45 डेज। चलो इतना क्लियर, इसमें कोई डाउट, ये फॉरवर्ड में हम इतना कंसीडर करें। और डेट ऑफ रिसीट ऑफ बुक्स, ये क्या होगा, डेट ऑफ रिसीट ऑफ बुक्स
तो यहाँ पे अगर आप देखोगे डेट ऑफ पेमेंट मतलब दोनों के लिए डेट ऑफ पेमेंट मतलब क्या होगा, बुक्स में मिलेगा या बैंक में मिलेगा, विच एवर इज अर्लियर। ये तो आपको पता ही है, समझ में आ रहा है। अभी देखो यहाँ पे इसको 13(2) में कैसे लिखा है, ये हमारी लैंग्वेज में हमने लिखा। अभी यहाँ पे 13(2) में कैसे लिखा है एक बार देख लेते हैं। लायबिलिटी पे जीएसटी सही है। टाइम विल बी अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग में नंबर 1 डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय सप्लायर। तो यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे डेट ऑफ इश्यू, अगर इनवॉइस आपने 31 की टाइम लिमिट में इश्यू किया, अगर नहीं किया तो फिर प्रोविजन ऑफ सर्विस लेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, इनवॉइस अगर विद इन टाइम लिमिट है वो पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। फिर दूसरा प्रोविजन ऑफ सर्विस, अगर इनवॉइस टाइम से इश्यू नहीं किया और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। सी पॉइंट में लिखा है, सी पॉइंट में क्या लिखा है, क्लोज सी में लिखा है डेट विच शोज रिसीट ऑफ सर्विस इन बुक्स विल बी क्लोज ए और बी, डेट ऑन विच रिसीट शोज द रिसीट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन केस ऑफ प्रोविजन क्लोज ए और बी डू नॉट अप्लाई। क्यों, क्योंकि उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम करते हैं बुक्स में या बैंक में विच एवर इज अर्लियर, बुक्स में या बैंक में विच एवर इज अर्लियर। समझ में आ रहा है। और अगर 1000 तक का एक्सेस है, ₹1000 का एक्सेस पेमेंट मिल रहा है, तो उसको हम इग्नोर कर सकते हैं, उसको हम नेक्स्ट बिल में एडजस्ट कर लेंगे। अब 2000 का एक्सेस मिला है तो वो भी बताऊंगा मैं कैसे। तो पहले ये 13(2) क्लियर है। चलो इसका यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं 13(2) का। फॉर एग्जांपल आपकी डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस मतलब कंप्लीशन ऑफ सर्विस 1 सितंबर 24 है सभी केसेस में। अब यहां पे हम कंसीडर करते हैं कि क्या आपका डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस क्या है। तो बोले इनवॉइस इश्यू किया है 25 सितंबर 24, क्या ये विद इन टाइम लिमिट है, विद इन टाइम लिमिट। तो बोले 30 डेज में इश्यू किया है, यस। तो यहां पे हम इस डेट को कंसीडर करें, डेट ऑफ पेमेंट। मान लीजिए डेट ऑफ पेमेंट है 30 सितंबर 24। तो यहां पे एज पर सेक्शन 13(2) टाइम ऑफ सप्लाई विल बी पेमेंट और इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर, इनवॉइस। बराबर है। दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने 25 सितंबर को कर दिया है बट उन्होंने एडवांस में ही पेमेंट कर दिया है इनवॉइस से पहले। तो यहां पे भी क्या विद इन टाइम लिमिट है, बोले यस। तो जब तक विद इन टाइम लिमिट है हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे, हम कंसीडर करेंगे इनवॉइस फॉर पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। और अगर मान लीजिए 5 अक्टूबर 24 मतलब 30 डेज के बाद, तो क्या विद इन टाइम लिमिट कंसीडर किया है, नहीं। तो बोले इसको इग्नोर करो, यहां पे हम इसको कंसीडर करेंगे ये। और मान लीजिए आपको 1 अक्टूबर 24 में पेमेंट मिला, तो विच एवर इज अर्लियर 1 सितंबर 24। ये समझ आ रहा है। तो 4 ओके। यहाँ पे इंपॉर्टेंट और क्रुशियल ये है कि 31(2) क्या आप इनवॉइस विद इन 30 डेज और 45 डेज एज द केस में भी इशू करते हैं कि नहीं करते। अगर हाँ तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, अगर ना तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, कंप्लीशन ऑफ सर्विस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। इग्नोर द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, क्योंकि डेट ऑफ इनवॉइस डिलेड है तो डिलेड को इग्नोर करो। समझ में आ रहा है। उल्टा आपका लॉस होगा, क्यों, क्योंकि सर्विस तो पहले ही प्रोवाइड कर दी है।
उसके भी 30 डेज के अंदर आपको इनवॉइस इश्यू करना होता है, समझ आ रहा है? तो अगर आप डिले करोगे तो आपको प्रोविजन से जीएसटी पे करना पड़ेगा। चलो ये 13.1 एंड 13.2 क्लियर है आपका? चार्ट नोट डाउन करना अगर बाकी है तो नोट डाउन कर लो। ओके, ये सब शॉर्ट में आपकी बुक में होना चाहिए जिससे लास्ट डे रिवीजन में आपको हेल्पफुल हो। ओके, चलो ये क्लियर है? 13.2 बराबर है। यहाँ पे देखो ये 30 डेज का आपको टाइम लिमिट दिया है। फिर यहाँ पे इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी, इन सभी के लिए 45 डेज का टाइम लिमिट देंगे। और बात, प्रोवाइडेड फर्दर इंश्योरर, बैंकिंग, फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी और टेलीकॉम ऑपरेटर or any other class of supplier as they may be notified by CG government making taxable supply of service between distinct person of specified, मतलब distinct person मतलब branches में, may issue invoice before or at the time of supplier record in the same in his books of accounts or before expiry of quarter during which supply was made। तो यहाँ पे क्या होगा, क्वार्टरली भी आपको चांस मिलता है। किस केस में? डिस्टिंक्ट पर्सन, वो आप मतलब यहाँ पे क्या होता है, ब्रांच टू ब्रांच, एचओ टू ब्रांच, जब वो इनवॉइस इश्यू करेंगे तो वहां पे क्या होगा, तो बोले वहां पे क्वार्टरली इश्यू करेंगे, तो दैट इज ओके। फिर यहाँ पे 13 में सप्लाई ऑफ सर्विस ऑन विच सप्लाई इज लायबल टू पे टैक्स, रिसीव्ड सर्विस में रिवर्स चार्ज, वाउचर, रेसिडुअल एंड एडिशनल, ये तो पॉइंट्स थे। फिर यहाँ पे वही रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पे एनालिसिस देके मॉड्यूल में उन्होंने क्या किया है, थोड़ा लंबा खींच रहे हैं, मतलब पहले टेबल में देते हैं प्रोविजन, फिर यहाँ पे एनालिसिस देंगे, और फिर वही डेट ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होगा, बोले बुक्स में और बैंक में, विच एवर इज अर्लियर। फिर 1000 की लिमिट तक a part of consideration paid in advance or invoice is issued on part payment, time of supply will not cover full supply, the supply shall be deemed to have been made to the extent it is covered by invoice। कई बार क्या होगा कि एडवांस, या मान लीजिए आपको एडवांस में दिया है और पार्टी सर्विस सप्लाई की है और उसका आपने इनवॉइस इश्यू कर दिया, तो आपको सिर्फ वही पार्ट का टाइम ऑफ सप्लाई अलग से कैलकुलेट करना होगा। कई बार क्या होता है, टाइम ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस 30 डेज 45 डेज दिखाए नॉर्मल केसेस। नॉर्मल केसेस में मतलब मान लीजिए आपने ऑडिट किया, तो ऑडिट रिपोर्ट इश्यू कर दिया आपने, तो आपकी सर्विस कंप्लीट हो गई, तो सर्विस कंप्लीट होने के 30 डेज और 45 डेज में इनवॉइस इश्यू कर सकते हो। बट व्हाट इफ अगर आपने बीच में ही सर्विस को छोड़ दी, आधी सर्विस की फिर बाद में छोड़ दिया, तो उसमें कंप्लीट तो हुआ ही नहीं। इन केस सेसेशन ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस बिफोर कंप्लीशन, यहां पे सर्विसेज हाफ वे पे ही छोड़ दिया, तो फिर क्या होगा, इनवॉइस शुड बी इश्यूड एट द टाइम व्हेन सप्लाई सीजेस। तो जब आपने सप्लाई बंद कर दिया वही दिन, फिर उसमें 30 डेज का टाइम मिलेगा, द डेट व्हेन सप्लाई सीज, उसी दिन आपको इनवॉइस इश्यू कर देना। कंटिन्यूस सप्लाई में क्या होगा, कंटिन्यूस सप्लाई में ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, या मान लीजिए पेमेंट मिलता है तो वो, या कोई माइलस्टोन इवेंट या स्टेटमेंट, जो आप पहले था वही यहां पे भी आएगा कॉमन, और क्वार्टर, यहाँ पे जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके लिए बैंकिंग कंपनी
टेलीकॉम कंपनी, इन सभी के लिए अगर आप इंटर ब्रांच में करोगे, डिस्टिंक्ट पर्सन में करोगे, तो आपके लिए क्वार्टरली टाइम मिलता है, विद द एक्सपायरी ऑफ क्वार्टर ड्यूरिंग विच सप्लाई वाज मेड। उसमें क्या है, क्वार्टरली आप जनरेट कर सकते हो। तो फाइनली फॉरवर्ड चार्ज में अगर आप देखोगे तो क्या होगा, सबसे पहले क्वेश्चन पूछो कि क्या मैंने इनवॉइस टाइम पे इश्यू किया है, बोले हाँ, तो क्या करेंगे, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट। डेट ऑफ पेमेंट बोले तो बुक्स में या बैंक में, विच एवर इज अर्लियर, बराबर अर्लियर। और अगर ना टाइम से आपने इनवॉइस इश्यू नहीं किया है तो सर्विस प्रोवाइड करो वो, और सर्विस बुक्स में या बैंक में, विच एवर इज अर्लियर क्रेडिट हो वो, विच एवर इज अर्ली। समझ में आ रहा है? चलो अभी हमने सिर्फ 13(2) किया फॉरवर्ड, रिवर्स बाद में करेंगे, पहले 13(2) के एग्जांपल कर लेते हैं यहां पे। डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ द फॉलोइंग केस। 6th में बुकिंग ऑफ कन्वेंशन हॉल, सम एग्रीड 15, एडवांस 3000 गिवन। अब देखिए यहां पे एडवांस मैटर करता है, यस, तो 3000 एडवांस दिया, तो उस केस में 6th में को पेमेंट मिला। जबकि फंक्शन कब हुआ, तो ये हुआ कंप्लीशन ऑफ सर्विस। चलो ये तो ठीक है, प्रोविजन ऑफ सर्विस किया 15 सितंबर। इनवॉइस कब इश्यू किया, बोले इनवॉइस इश्यू किया 27 अक्टूबर, नहीं, ये तो आपने 30 डेज के बाद इश्यू किया है, तो ये इनवॉइस की डेट कंसीडर नहीं करेंगे। तो यहाँ पे क्या कंसीडर करेंगे, 15, जो पहले तो 3000 के लिए अलग, 3000 का पेमेंट कब मिला, 6th में, और 15 सितंबर, विच एवर इज अर्लियर। समझ में आ रहा है? 6th में अभी देखिए 3000 आपको कब मिला, 6th में को 3000 मिला, और बाकी का पेमेंट 3 नवंबर को मिला। जबकि यहाँ पे कंप्लीशन कब हुआ है, 15 सितंबर। इनवॉइस इश्यू किया है नॉट विद इन टाइम लिमिट, इनवॉइस को तो इग्नोर ही करो, विच एवर इज अर्लियर 6th में, विच एवर इज अर्लियर, तो 3000 के लिए 6th में, 12000 के लिए 15 सितंबर। चेक करो चेक करो, 3000 के लिए 6th में, 12000 के लिए 15 सितंबर। समझ में आ रहा है? अब यहां पे क्या करेंगे, एज पर सेक्शन 31 टू रीड विथ रूल्स 47 इनवॉइस इज इश्यूड विद इन 30 डेज, तो फिर क्या होगा अलग। बट यहाँ पे इनवॉइस इश्यूड नहीं हो रहा है, आपको इनवॉइस 30 डेज में इश्यू करना था, यहाँ पे आपने 30 डेज में इनवॉइस इश्यू नहीं किया, तो यहाँ पे क्या आएगा, कंप्लीशन ऑफ सर्विस, दैट इज प्रोविजन ऑफ सर्विस फ्रॉम द डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। अगर एक और बात, अगर आपके पास ये कोई डेटा अवेलेबल नहीं है और इसकी वजह से आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, टाइम ऑफ सप्लाई कैन नॉट बी डिटरमाइंड बोथ ऑफ द मेथड अबव, तो डेट ऑफ रिसीट ऑफ सर्विस इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स in the hands of recipient will be considered as time of supply. Date of receipt of service, आपकी बुक्स में सर्विस कब रिसीव हुई, वही क्या हो जाएगी, सप्लाई ऑफ सर्विस। मतलब रिसिपिएंट ने अपनी बुक्स में जब एंट्री की, अभी आपके पास इंफॉर्मेशन, देखो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आपके पास इंफॉर्मेशन मैंने सर्विस कब प्रोवाइड की, मैंने इनवॉइस कब इश्यू किया, मुझे पता नहीं, बट जिसको प्रोवाइड किया उसके बुक्स में लिखा है, तो बोले उसके बुक्स में लिखा है तभी आपने प्रोवाइड किया होगा, तो प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होगा। बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस में अगर हम देखें, फॉर एग्जांपल नंबर 11, इन्वेस्टिगेशन शो दैट एबीसी कंपनी कैरिड आउट सर्विस ऑफ क्लीनिंग एंड रिपेयरिंग ऑफ टैंक इन अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स फॉर व्हिच अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन शोड पेमेंट ऑन 4th अप्रैल। द डेट्स ऑफ वर्क आर नॉट क्लियर फ्रॉम रिकॉर्ड्स ऑफ एबीसी कंपनी। एबीसी कंपनी को पूछा कि आपने ये क्लीनिंग एंड रिपेयर टैंक कब किया था, बोले वो तो हमारे पास कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। ओके, तो फिर जिसको प्रोवाइड किया उसको पूछो भाई, फ्लैट ओनर्स एसोसिएशन को, कि भाई आपको कब प्रोवाइड किया था, बोले हमारी बुक्स में तो 4th अप्रैल दिखा रहा है। हाँ ठीक है, तो आपको 4th अप्रैल आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा, जब आपके पास कोई इंफॉर्मेशन, सप्लायर के पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं। समझ में आ रहा है? तो डेट ऑफ रिसीट ऑफ सर्विस इन द बुक्स ऑफ रिसिपिएंट, तो यहां पे क्या होगा, इफ नॉट पॉसिबल बाय दिस मेथड, तो ही ऐसा होगा, इफ नॉट पॉसिबल बाय दिस मेथड, तो डेट ऑफ रिसीट ऑफ सर्विस इन द
recipient's book will be considered as date of supply of service. तो ये फॉरवर्ड चार्ज क्लियर है? ओके (13.3) reverse charge. Time of supply of service or reverse charge. Can you tell me reverse charge में 12.3 में क्या क्या था? 12.3 में गुड्स फिजिकली आ रहा है, डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, दूसरा डेट ऑफ पेमेंट, आपने पेमेंट कब किया? बुक्स और बैंक, विच ये तो कॉमन है, बुक्स बैंक विच एवर इज अर्लियर. 31st डे फ्रॉम डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस. यही 3 यहां पे भी है बट थोड़ा डिफरेंट तरीके से. ओके अब यहां पे 3 नहीं 2 हो गया. कैसे? फर्स्ट गुड्स में क्या था? गुड्स रिसीव, मतलब सर्विस रिसीव होगी. सर्विस कब रिसीव होगी? सर्विस रिसीव, सर्विस आपकी फैक्ट्री में आ रही है, सर्विस दिखेगी आपको. तो क्योंकि सर्विस में आप देखो गुड्स फिजिकल है, टेंजिबल, आप उसको देख सकते हो कि फैक्ट्री में एंटर हुआ. अभी सर्विस एंटर हुई, सर सर्विस देते ना, बट सर्विस कंटिन्यूस बेसिस पे होगा. अभी आप बोलोगे ऑडिट की सर्विस मिली, कब मिली आपको? फिजिकली आप देख सकते हो क्या सर्विस को? नहीं. समझ में आ रहा है? इसलिए डेट ऑफ रिसीट ऑफ सर्विस को इग्नोर करो. चलो वो एक निकल गया. अभी 2 बचे. क्या? डेट ऑफ पेमेंट. यस, उसको कंसीडर करते हैं हम, डेट ऑफ पेमेंट. और जब भी पेमेंट की बात करेंगे तो बुक्स और बैंक विच एवर इज अर्ली. और दूसरा ओके और क्या था? 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस. 31st डे फ्रॉम डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस. यहां पे थोड़ा और एक्सटेंड कर देंगे आप, यहां पे देंगे 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस. और अगर ऐसे आप नहीं कर सकते, इफ नन ऑफ द अबव अवेलेबल, तो क्या करोगे आप? सॉरी, हाँ, डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ रिसिपिएंट. क्लियर है? एक और बात यहां पे देखो, यहां पे टाइम ऑफ सप्लाई तो ले लिया हमने. डेट ऑफ पेमेंट बुक्स और बैंक विच एवर इज अर्लियर. 60 डेज, डेट इमीडिएटली 60 डेज, मतलब 61st डे. प्रोवाइडेड, अगर ए और बी से होता नहीं है तो रिसिपिएंट. प्रोवाइडेड फर्दर, अगर मान लीजिए आप सर्विस एसोसिएटेड एंटरप्राइज को देते हैं, आपका एसोसिएटेड है बराबर एंटरप्राइज, तो ऐसे केसेस में हम इनवॉइस को कंसीडर नहीं करेंगे. यहां पे हम क्या कंसीडर करेंगे? और एसोसिएटेड एंटरप्राइज लोकेटेड कहां पे है? ये हम क्या कर रहे हैं? रिवर्स चार्ज. सप्लायर इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया. देखो सिंपल बात है, अगर आपका एसोसिएट मतलब आपके हेड ऑफिस, आपकी पेरेंट कंपनी, आपकी सब्सिडरी कंपनी फॉरेन में, और वो आपको इंडिया में सर्विस सप्लाई कर रहे हैं, आपके लिए पहले तो क्या है? इंपोर्ट ऑफ सर्विस. इंपोर्ट ऑफ सर्विस में रिवर्स चार्ज आ जाएगा पहले तो, बराबर है.
और क्योंकि एसोसिएटेड आपको प्रोवाइड कर रहा है तो यहाँ पे बिल का 61st डे काउंट नहीं करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, एंट्री इन द बुक्स ऑफ रेसिपिएंट और डेट ऑफ पेमेंट। तो यहाँ पे आपके लिए क्या होगा, आपने उसकी एंट्री कब की, एंट्री इन द बुक्स ऑफ रेसिपिएंट और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। क्लियर है? देखो नॉर्मली क्या करेंगे, हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आरसीएम, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में सर्विसेज, तो रिसिपिएंट इज लायबल टू पे जीएसटी। ऐसे केसेस में जो हमने रिवर्स चार्ज की काफी सारी एंट्रीज की थी चैप्टर नंबर 3 में आरसीएम, तो उनमें जो जो रिसिपिएंट हैं उन सभी के लिए ये होगा डेट ऑफ पेमेंट और 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। अगर आपके पास रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है कि उन्होंने, क्योंकि यहाँ पे प्रैक्टिकली पॉसिबल है, आप लोग कब इश्यू किया, बोले अभी वो तो इसने इश्यू किया है, हमें पता नहीं कि कब इश्यू किया होगा, बराबर है। तो आप क्या करोगे, आपने अपनी बुक्स में जो एंट्री की है वही कंसीडर कर लेंगे। ओके, अगर ये दोनों आपके पास अवेलेबल नहीं है तो। और अगर मान लीजिए आप इंडिया में इंपोर्ट करते हैं सर्विस फ्रॉम योर एसोसिएटेड एंटरप्राइज, तो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, आपने अपनी बुक्स में एंट्री कब की, बुक्स में एंट्री की वो और आपने पेमेंट किया वो, whichever is earlier, entry in your books and date of payment by you, whichever is earlier। ये ओवरऑल 13(3) था, तीनों अलग अलग केसेस थे, उसमें टोटल 3 केस आएंगे। नॉर्मली ये होगा, फिर अगर अवेलेबल नहीं है तो ये, और अगर स्पेशल केस एसोसिएटेड है तो थर्ड वन। क्लियर है? और 1000 तक का पेमेंट अलाउड है, मतलब देखो मान लीजिए टेलीकॉम कंपनी के 5000 रिसीव हुए, इनवॉइस कितना है 4800, तो आपने क्या किया, राउंड ऑफ 5000 दे दिए, तो भी उससे ये 1000 का क्यों मामला है समझो। गुड्स में हमने डिटेल में इसलिए नहीं किया क्योंकि गुड्स पे एडवांस पे तो अभी आता ही नहीं है, एक ही एडवांस पे आता है और वो है स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम जो अमेंडमेंट हुआ है। सर्विस में आएगा एडवांस पे। अभी देखिए जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन क्या प्रॉब्लम होता है, ये तो ठीक है फिर भी 200 रुपए, मान लीजिए आपने इनवॉइस बना के दिया 49,580, अभी उन्होंने 49,600 दे दिया, 20 रुपए एडवांस में दिए। अभी आप क्या करो, 20 रुपए एडवांस में मिले और ये 20 रुपए का इनवॉइस कब बनेगा, वो तो जब प्रोवाइड करेंगे तब बनेगा। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दैट रीजन आपको 20 रुपए पे अभी अलग से जीएसटी बनाना पड़ेगा। छोड़ो ना, ये 1000 तक का इग्नोर करो। तो इसीलिए क्या होगा कि अगर आपको 200 रुपए एडवांस में मिल गए तो इस पे जीएसटी आप कब चार्ज करोगे, जब आप एक्चुअली इनवॉइस इश्यू करोगे तब, उसमें हम एडवांस बेसिस पे टैक्स कलेक्ट नहीं करेंगे। क्योंकि ऐसी कई सारी कंपनी होती है जिसको राउंड ऑफ करके पेमेंट मिलते हैं। अभी मान लीजिए आपका बिल है, टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वो सभी में क्या होता है, आप क्या करते हो, पेमेंट राउंड ऑफ करके करते हो, 5 रुपए 10 रुपए, तो हर एक कस्टमर का वो 5 रुपए 10 रुपए 100 रुपए 50 रुपए अलग अलग टैक्स करने जाएंगे, कितना बल्क में एंट्री हो जाए, तो बोले वो नेक्स्ट बिल में एडजस्ट हो जाएगा। कैसे, तो अभी एडवांस मिला, वो नेक्स्ट बिल में एडजस्ट हो जाएगा, तो नेक्स्ट बिल में पेमेंट कम करेंगे, बट जो इनवॉइस इश्यू किया है अमाउंट जो होगी ओके वही हम कंसिडर करेंगे। तो देखो अभी हम कितना टैक्स लेंगे, 4800 पे टैक्स लेंगे। फिर नेक्स्ट मंथ में सोचो, नेक्स्ट मंथ में इसका बिल बना 4200 और उसने पेमेंट किया 4000, क्यों, बोले 200 तो पहले एडवांस में पे कर दिया था, तो तब हम 4200 पे जीएसटी लगाएंगे। समझ में आ रहा है, बोले ये 200 जब एडवांस मिला तब नहीं करेंगे। तो ऐसा आप कब तक कर सकते हो, और कस्टमर 1000 का एडवांस मिलता है तब तक आप उसको पोस्टपोन कर सकते हो। Chola provide a continuous service regarding annual maintenance contract of air condition and all electronic item in Kotu Limited. He provides the following regarding the same. इससे पहले कोई क्वेश्चन पेंडिंग नहीं है?
आप ये कंटिन्यूस सप्लाई का कर लेते हैं, फिर हम रिवर्स चार्ज 13.3 पे आएंगे यहाँ पे। ओके, कंटिन्यूस सप्लाई में क्या होगा, डेट ऑफ पेमेंट या डेट ऑफ स्टेटमेंट, पेमेंट ही जनरली होगा यहाँ पे सर्विस में। तो they made a contract for MC as mentioned in MSC will start from 1st October. MC is valid for 1 year. MC end on 30th September. Dula receives the payment for MC on 31st October 18. Explain the time of issue of invoice. देखो, in case of continuous supply of service, अब यहाँ पे continuous supply में याद रखना 3 orders आएंगे। continuous supply of service, continuous supply of service में 3 ऑर्डर आएंगे। तीनों में से जो जो अवेलेबल है वो हम फर्स्ट। सबसे पहला ऑप्शन, अगर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज एसर्टेनेबल, अगर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज एसर्टेनेबल तो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट से पहले इनवॉइस इश्यू करना है। अगर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज अवेलेबल तो ड्यू डेट से पहले। अगर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट एसर्टेनेबल नहीं है तो जब आप पेमेंट रिसीव करोगे तब। और अगर payment is linked with the completion of event, so invoice will be issued in completion of that event. तो पहले यहां पे क्या ड्यू डेट लिखी हुई है, एज मेंशन इन कॉन्ट्रैक्ट ड्यू डेट है 5 नवंबर, तो पहला केस में क्या हो जाएगा 5 नवंबर, वही हो जाएगा आपका डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। यहां पे मैं ये नहीं बोल रहा हूं टाइम ऑफ सप्लाई क्या, टाइम ऑफ सप्लाई तो सेकेंडरी मैटर है, यहां पे सिर्फ ये बोल रहा हूं कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस में लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस क्या है। कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस में लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस क्या, सर वहां पे तो हमने वो गुड्स में स्टेटमेंट पेमेंट करते थे, यहाँ पे सबसे पहले ड्यू डेट अगर अवेलेबल है तो, अगर ड्यू डेट अवेलेबल नहीं है तो डेट ऑफ पेमेंट, अगर डेट ऑफ पेमेंट लिंक टू द कंप्लीशन ऑफ सर्विस है तो कंप्लीशन ऑफ सर्विस। समझ में आ रहा है? तो पहले केस में तो डेट ऑफ ड्यू डेट दी है, ड्यू डेट। अभी मान लीजिए इफ टर्म्स इज नॉट मेंशन, मतलब यहाँ पे ड्यू डेट अवेलेबल नहीं है तो डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट क्या है 31 अक्टूबर, तो 31 अक्टूबर इज द लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट 13.3, तो पेमेंट और 61st डे, पेमेंट में बुक्स और बैंक एसोसिएटेड में बुक्स में एंट्री करोगे वो और पेमेंट करोगे वो, विच एवर इज अर्लियर, यही सब रिपीट हो रहा है बात। एसर्टेन नहीं होगा तो रिसिपिएंट की बुक्स में जब एंट्री होगी वही सेम। एसोसिएटेड में एसोसिएटेड एंटरप्राइज है तो पेमेंट और आपकी बुक्स में जब रिकॉर्ड करोगे तब। ओके चलो अभी इसके रिवर्स चार्ज 13.3 के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स कर लेते हैं हम। अभी देखिए टाइम ऑफ सप्लाई गिवन, एज्यूम रिवर्स चार्ज। ओके बता दिया है रिवर्स चार्ज है। सप्लायर ऑफ सर्विस इश्यू इनवॉइस फॉर सर्विस प्रोवाइडेड, देयर इज अ डिस्प्यूट अबाउट पेबल एंड पेमेंट इज डिलेड। तो देखो फोर्थ में है, फोर्थ में से मुझे 61st डे दो, 61st डे, मई का 27, जून का 30 और 4 जुलाई। 61st डे क्या होगा 4 जुलाई। और पेमेंट कब किया, ये रिवर्स चार्ज है, रिवर्स चार्ज में क्या करेंगे डेट ऑफ पेमेंट और 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर, तो 4 जुलाई और 21 अगस्त विच एवर इज अर्लियर 4 जुलाई। समझ आ रहा है? टाइम ऑफ सप्लाई अगेन यहाँ पे 4 जुलाई नहीं, यहाँ पे 61st देखिए एसोसिएटेड है, एसोसिएटेड में तो क्या है इश्यूज ईमेल भूल जाओ, ट्रांसफर द अमाउंट इन अकाउंट। तो जब आप पेमेंट करते हो वो या बुक्स में जब रिकॉर्ड करते हैं वो, इनवॉइस कब इश्यू किया वो एसोसिएटेड में मैटर नहीं करता। समझ में आ रहा है? यहाँ पे बुक्स में कब एंटर किया वो नहीं दिया है तो हम पेमेंट की डेट कंसीडर कर लेते हैं। एक्चुअली एसोसिएटेड में क्या होता है बुक्स में कब एंट्री की वो और पेमेंट कब किया, बुक्स ने एंट्री दी नहीं तो फिर उसको इग्नोर करते हैं, पेमेंट को कंसीडर कर लेते हैं। राजू प्राइवेट लिमिटेड रिसीव्स ऑर्डर एंड एडवांस पेमेंट ऑन 5th January फॉर कैरिंग आउट आर्किटेक्ट डिजाइन जॉब।
और देखिए ऑर्डर भी मिला और 5 जनवरी को एडवांस में पेमेंट भी मिल गया, तो डेट ऑफ पेमेंट 5 जनवरी। It delivered design on 23rd April. By oversight, no invoice is issued at the time. It is issued much later after expiry of prescribed period of issue of invoice. What is the time of supply of service? देखिए ये रिवर्स चार्ज नहीं है, ये फॉरवर्ड है। कहीं पे बोला आपको रिवर्स चार्ज? नहीं, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड में क्या होगा? चेक करो क्या डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस विद इन टाइम लिमिट, उन्होंने बोल दिया नहीं, इश्यू टाइम लिमिट में नहीं। तो डेट ऑफ पेमेंट 5 जनवरी, डेट ऑफ कंप्लीशन 23rd अप्रैल, व्हिचएवर इज अर्लियर 5 जनवरी। सप्लाई ऑफ सर्विस। कई बार आपको ये स्पेसिफिकली बताएंगे नहीं रिवर्स चार्ज है, आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी हमने 3rd चैप्टर में आरसीएम के सारे पॉइंट्स दे दिए। समझ में आ रहा है? तो आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे रिवर्स आएगा और 13(3) एप्लीकेबल होगा। अगर उन्होंने बता दिया है तो फिर ठीक है, वरना यू नीड टू कंसीडर। अ फॉर्म ऑफ एडवोकेट, एडवोकेट की सर्विस रिवर्स चार्ज में आती है। तो सर्विस के लिए इनवॉइस इश्यू किया है 17 Feb। पेमेंट on ground of negligence contained at company's case was dismissed in court of non-appearance, which necessitated further appearance for which billing is done, and dispute drag and finally payment, मतलब dispute चल रहा था दोनों के पेमेंट के बीच में, फाइनली 3rd नवंबर को पेमेंट किया। तो पहले तो लीगल सर्विसेज में होता है रिवर्स चार्ज, तो यहाँ पे 13(3) एप्लीकेबल होगा। 13(3) में डेट ऑफ पेमेंट 3rd नवंबर, 61st day from date of issue of invoice. Make sure यहाँ पे date of issue of invoice within 30 provision of service, इसको हम कंपेयर नहीं करेंगे, रिवर्स चार्ज। तो 61st डे होगा 19th अप्रैल, whichever is earlier 19th अप्रैल obviously। क्लियर है? Modern security provides services of testing electronic devices. In one case, it tested a batch devices on 4th and 5th September, but could not raise invoice till 19th November because of dispute about the condition of devices on return. The payment made in December. What is the method to time of supply of service? वैसे यहाँ पे ये खुद कंपनी है, इसलिए इसमें रिवर्स चार्ज नहीं आएगा, तो यहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज ही आएगा। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस इज इनवॉइस इज नॉट इश्यूड विद इन टाइम लिमिट, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे सितंबर का इनवॉइस आप कब इश्यू कर रहे हैं? 19 नवंबर में। इट इज नॉट इश्यूड विद इन, तो यहाँ पे क्या करेंगे? सर्विस कंप्लीट कब हुई? 5 सितंबर। ये 4th 5th मतलब 5th को कंप्लीट हुई ना सर्विस, तो प्रोविजन ऑफ सर्विस 5 सितंबर, डेट ऑफ पेमेंट डिसम्बर, whichever is earlier 5th September। Kabira Industries Limited engage in service of transporter for road transport, GTA, reverse charge। Consignment on 17 June made advance payment for transport on same date. However, consignment could not send immediately on a ground of strike in factory. Instead, sent on 20th July। इनवॉइस 22 जुलाई को इश्यू हुआ। व्हाट इज टाइम फॉर ट्रांसपोर्ट सर्विस? यहां पे आपको दे दिया है कि ये रिवर्स चार्ज में आता है। तो डेट ऑफ पेमेंट कब किया? एडवांस पेमेंट 17th जून, और 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। तो वो तो वैसे भी 27 जुलाई है, उसका भी तो बहुत डिले हो जाएगा, बराबर। तो 17 जून ही यहाँ पे डेट ऑफ टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस हो जाएगी। नेक्स्ट, XYZ एंड कंपनी फॉर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इश्यूड इनवॉइस टू मिस्टर ए ऑन 7 सितंबर। अभी देखिए इनवॉइस कब इश्यू किया है? 7 सितंबर। सप्लाई इंडिपेंडेंट केसेस। प्रोविजन
सर्विस प्रोवाइड की है 1 अगस्त और ऑलरेडी आपने एडवांस में इनवॉइस इश्यू कर दिया है, यहाँ पे इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, तो यहाँ पे क्या होगा, सॉरी ये उल्टा है ना, 1 अगस्त है तो 1 अगस्त से 30 डेज काउंट करो, 31 अगस्त, और इनवॉइस कब इश्यू किया है 7 सितंबर से काउंट करो। यहाँ पे हम कंसीडर कर लेते हैं, अलग से कैलकुलेशन करते हैं प्रैक्टिकली। देखो फर्स्ट केस में क्या है, सबसे पहले यहाँ पे डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस एंड टाइम ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट, यहाँ पे होगा टाइम ऑफ सप्लाई, और ये तो फॉरवर्ड चार्ज है ना 13(2) बराबर। 13(2) में भी अगर आप देखोगे तो क्लोज ए, 13(2) क्लोज ए विद इन टाइम लिमिट, 13(2) क्लोज बी नॉट विद इन टाइम लिमिट। तो यहां पे आपने सर्विस कंप्लीट की 1 अगस्त, इनवॉइस इश्यू किया 7 सितंबर, पेमेंट मिला 28 सितंबर, क्या विद इन 30 डेज किया है, समझ में आ रहा है, इसको इग्नोर करो। 1 अगस्त और 28 सितंबर, 1 अगस्त, नेक्स्ट प्रोविजन किया 14 अगस्त को, पेमेंट मिला 28 को, इनवॉइस इश्यू किया 7 सितंबर, क्या विद इन 30 डेज है, यस, तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस 7 सितंबर। नेक्स्ट मेड ए पेमेंट ऑन 3 अगस्त, पेमेंट एडवांस में मिल गया, प्रोवाइड किया है प्रोविजन ऑफ फोर्स रिमेनिंग, मतलब नॉट येट, प्रोवाइड ही नहीं किया है, तो फिर इनवॉइस आपने इश्यू किया है, यहाँ पे तो एडवांस पेमेंट मिला तो एडवांस बेसिस पे ही हो जाएगा, जब आप एडवांस पेमेंट करोगे ना तो उसमें तो एडवांस पेमेंट के बेसिस पे ही आ जाएगा। फिर पेमेंट किया है 15 सितंबर, प्रोविजन येट बट इनवॉइस इश्यू कर दिया है अर्ली, तो यहां पे क्या होगा, क्लियर है। तो यहां पे अगर आप देखोगे 1 अगस्त, 7 सितंबर, 3 अगस्त एंड 7 सितंबर, हो गया। आपको क्या करना है, ऐसा चार्ट बना लेना है और फिर यहाँ पे 13(2) आपको समझाना, थियरी प्रोविजन लिख के 13(2) क्या है, समझ में आ रहा है। फिर एज इट इज डेट 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 लिख दोगे तो उसको समझ में नहीं आएगा आपने क्या किया। यहाँ पे प्रोविजन कि विद इन है तो क्या है, नॉट विद इन है तो क्या है, ऐसा शॉर्ट में लिख के समझा देना प्रोविजन। क्लियर है। नेक्स्ट नेक्स्ट 4 सितंबर वी आर मेहमान, ए आर रहमान का वी आर मेहमान, फेमस म्यूजिक कंपोजर received 3 crore on consideration from Jilmil Music Company for sale of copyright of his original music album RCM
RCM. He finished his work and made available CD to music company on 20th July. Provision of service. Raise invoice 24 July. यहाँ पे क्या करना है? डेट ऑफ पेमेंट. पेमेंट कब मिला भाई? 4 सितंबर. तो डेट ऑफ पेमेंट और 61st डे फ्रॉम डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस. इनवॉइस किया 24 जुलाई. 61st डे काउंट करो. जुलाई के 7, अगस्त के 31, 38 एंड 23 सितंबर के. तो 23 सितंबर और 4 सितंबर, विच एवर इज अर्लियर. 4 सितंबर. यहाँ पे देखो स्पेसिफाई. हाँ स्पेसिफाई कर दिया है. रिवर्स चार्ज आएगा. नहीं करना था. लेट स्टूडेंट डिसाइड. ओके तो इसमें कई सारे फॉरवर्ड चार्ज करके आएंगे, प्रॉब्लम होगा. नेक्स्ट, नो एंड ग्रो पब्लिशर रजिस्टर्ड डीलर इन इंडिया पेड एडवांस 50,000 टू गणात्रा ऑथर फॉर कॉपीराइट कवर्ड बाय 13(1)(a). यहाँ पे भी रिवर्स चार्ज आएगा, बट इसमें दो ऑप्शन मिलता है आपको, खुद भरना है कि रिवर्स चार्ज पे करना है. If made balance payment 150 on so and so date, your record to demand if Ganatra is on 6 October 17 December. अब यहाँ पे रिवर्स चार्ज के बेसिस पे किया हुआ है. डेट एंटर्ड इन बुक्स और डेट ऑफ इनवॉइस 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस. अब यहाँ से 61st डे काउंट करो. अगर आपने 6 में इश्यू किया है तो देखो 50,000 का पेमेंट तो आपको एडवांस में मिल गया, तो वही आपको डेट ऑफ मतलब टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा. बाकी का पेमेंट आपको मिला 6 दिसंबर. और यहाँ पे अगर आप देखोगे 61st डे कहाँ जा रहा है, ये 6 अक्टूबर से 61st डे काउंट करके बताओ मुझे. ट्वेंटी 25 अक्टूबर के, नवंबर के 30, दिसंबर के 6. बराबर. अगर आपने 17 दिसंबर में किया है तो फिर तो दिसंबर का 14, 31, 16 फरवरी होगा ना. तो रिले हो जाएगा, तो यही आएगा 12 दिसंबर. देखो एक चार्ट बना लेना है. 61st डे और डेट ऑफ पेमेंट. 61st डे यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, चार्ट ऐसे बनाओ. डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बराबर. फिर इसका 61st डे काउंट कर लो बराबर है. और फिर यहाँ पे डेट ऑफ पेमेंट. और आरसीएम में तो आपको सिर्फ ये दोनों कंपेयर करना है, कोई भी सिचुएशन हो. ओके आरसीएम. सेम. Pranav Associate firm provide recovery agent service to Newton Credit NBFC. Registered 15 January. 15 जनवरी इनवॉइस इश्यू किया नहीं, सर्विस प्रोवाइड किया 15 जनवरी, इनवॉइस इश्यू किया 7 फरवरी. चलो पहले मुझे ये आरसीएम है. पहले तो पर्सन लायबल टू पे जीएसटी. बोले अगर आप रिकवरी एजेंट और आप एनबीएफसी को प्रोवाइड करोगे तो यहाँ पे रिवर्स चार्ज आएगा और एनबीएफसी न्यूटन क्रेडिट लिमिटेड जो है उसको आरसीएम लग जाएगा. और जब आरसीएम होता है तब 61st डे काउंट करो 7 फरवरी से. 7 फरवरी से 61st डे काउंट करो. फरवरी का 21, 7 तो है 21, 31 मार्च, 9 अप्रैल. और पेमेंट कब किया, बोले पेमेंट 18 अप्रैल को बुक्स में, बैंक में, और बुक्स में 20, नहीं विच एवर इज अर्लियर 18. फिर से विच एवर इज अर्लियर 9th. क्लियर है, बहुत इजी है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. उल्टा इस चैप्टर में से क्वेश्चन आएगा ना, तो यार लकी कि आपको 100% मार्क्स मिलने के चांसेस हैं. ऐसे ऐसे चैप्टर
मतलब ये ऐसे चैप्टर्स है ना कि जिसमें आप फुल स्कोर कर सकते हो। अगर इसका कोई भी क्वेश्चन आ गया ना तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, वो तो छोड़ना ही नहीं है। 4, 5, 3 मार्क्स जो भी आए 10% स्कोर करके लाना है, क्योंकि ऐसे ऐसे चैप्टर है जो आपको स्कोर करके दिलाएंगे। बराबर। चलो अभी नेक्स्ट आरसीएम अगेन। आज यहाँ पे पूरा टेबल बना लो। देखो सबसे पहले डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस, तो ये जितनी भी डेट्स हैं उन सभी में 61st डे ऐड कर दो। बराबर है। तो यहाँ पे डेट ऑफ इश्यू 29, उसके 61st ये हो गया। और यहाँ पे आपको दिया डेट ऑफ पेमेंट, फिर हमें क्या करना है कंपेयर। अब देखिए डेट ऑफ पेमेंट है 10th अगस्त, 61st है 29th अगस्त, तो 10th अगस्त। फिर यहाँ पे 10th अगस्त, 1st अगस्त। पेमेंट में अभी देखिए 2 पेमेंट है, तो 30th जून एंड अगस्त, तो 30th जून। 1st सितंबर 29 अगस्त, 29 अगस्त। पार्ट पेमेंट होगा तो दोनों पार्ट का अलग अलग कैलकुलेशन करेंगे। यहाँ पे बुक्स में और बैंक में बोले अर्ली बुक्स और फर्स्ट 28 जून, बैंक में और बुक्स में अर्ली बैंक और अगस्त तो जून 26। तो डेट ऑफ पेमेंट में बुक्स बैंक विच एवर इज अर्लियर, और 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस इन केस ऑफ आरसी, फिर दोनों में से विच एवर इज अर्लियर। एंड ये 13/4, 13/5, 13/6 समझाने की जरूरत नहीं है। देखो 13/4 में क्या है, वाउचर है। वाउचर आइडेंटिफाइबल है तो एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर, अगर वाउचर जनरल है तो एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। सेम वे रेसिडुअल केस, तो जब आप पीरियडिकल पेमेंट जीएसटी का फाइल करोगे तब, या टैक्स पे करोगे तब। और मान लीजिए कोई लेट फीस और ऐसा मिला तो जब आपको एक्चुअली रिसीव होगा तब, वो कॉमन है। 12/4, 12/5, 12/6, 13/4, 13/5, 13/6। सिर्फ फर्क कितना है, वो गुड्स के लिए, यहाँ पे सर्विस के लिए। यहाँ पे एक आप एग्जाम्पल दिया है आपको, बेस्ट हॉस्पिटलिटी सर्विसेज एंटर इनटू एग्रीमेंट विद ड्राइव मार्केटिंग बाय विच ड्राइव मार्केटिंग मार्केट्स बेस्ट सर्विस होटल रूम एंड सेल्स कूपन वाउचर्स रिडीमेबल डिस्काउंट अगेंस्ट स्टे इन होटल। यहाँ पे आइडेंटिफाइबल है, क्यों? क्योंकि आपको स्टे इन होटल मिलेगा एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर। अगर आइडेंटिफाइबल नहीं है, जनरल है, जनरल, तो रिडम्पशन। रेसिडुअल, लेट पेमेंट में जब आप हो एक्चुअली डेट ऑन विच सप्लायर रिसीव्स सच एडिशनल वैल्यू। एक सर्कुलर है यहां पे, वो क्या है, C20। और फिर यहां पे अगर आप देखोगे शॉर्ट में आपको ये पूरा का पूरा सेक्शन 13 है, उसका एक टेबल दिया हुआ है। 13, 1, 2, 3, 4, 5 सब कुछ आ गया, 6 मतलब 13, 2, 3, 4, 5, 6 एवरीथिंग। हाँ तो ये सर्कुलर क्या है देख लेते हैं पहले। कुछ स्पेशल केसेस में टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस कैसे करेंगे। विथ इफेक्ट फ्रॉम 1/4/19 सप्लाई ऑफ सर्विस ऑफ लैंड ओनर टू डेवलपर। अब देखिए वी हैव सीन दैट TDR, FSI, लॉन्ग टर्म लीज, ये सब आप देते हो राइट्स। कौन प्रोवाइड करता है? लैंड ओनर। किसको? जो कॉन्स्ट्रक्टिंग या कंस्ट्रक्शन कंपनी, उसको बोल दें ये मेरी लैंड ले लो, आप उस पर कंस्ट्रक्शन करना, मैं आपको राइट देता हूँ। तो उसके लिए टाइम लगेगा और फिर बाद में आपको कंसिडरेशन मिलता है। कंसिडरेशन किस फॉर्म में मिलता है? बोले आपका एक फ्लोर हो जाएगा। तभी देखो आपने राइट टू ट्रांसफर अभी कर दिया है, बट आपको पैसा कब मिलेगा? बोले वो पूरा कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, उसके बाद वो कंसिडरेशन मिलेगा। तो इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? ओके जब आप ट्रांसफर करते हो TDR, FSI या लॉन्ग टर्म लीज, कंस्ट्रक्शन ऑफ अपार्टमेंट हैव बीन एग्जेम्प्टेड सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट कंस्ट्रक्शन फ्लैट आर सोल्ड बिफोर। हाँ अगर मान लीजिए आप रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स करते हो और उन्होंने सेल किया बिफोर कंप्लीशन सर्टिफिकेट, तो वो एग्जेम्प्ट है। Such exemption of TDR, FSI, long term lease shall not be payable in case of flat which remain unbooked on the date of issuance of। हाँ तो ये आपको एग्जेम्पशन मिलेगा नहीं। अगर देखो ये किसके लिए एग्जेम्पशन नहीं है, समझो आपने टेम्पररी डेवलपमेंट राइट दिया, लैंड दे दी, बिल्डर ने बिल्डिंग बना लिया, कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ गया, तब तक फ्लैट सेल नहीं हुए, तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद जो फ्लैट सेल हो गए उसमें GST आएगा।
तो इसमें एप्लीकेबल जीएसटी रिवर्स चार्ज पे आएगा। तो यहां पे इसको लेके पेमेंट ऑफ टैक्स और उसके लेके यहां पे क्लैरिफिकेशन दिया है। प्रमोटर हु रिसीव्स डेवलपमेंट राइट और एफएसआई on or after 1st April 19 for construction of project against consideration fully partly in form of construction services in this project including cash, ये किसको एप्लीकेबल है वो बता रहे। और प्रमोटर जो लैंड देते हैं लीज पे उन लोगों के लिए भी एप्लीकेबल है। बाय द वे है क्या ये एप्लीकेबल, तो किसके लिए वो समझ में आ गया, बट है क्या। Consideration paid by him in a form of construction of commercial in project for supply of right FSI including FSI, monetary payment जो भी मिलेगा उस पे, अपफ्रंट पेमेंट जो भी मिलेगा उस पे, और कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी कंसिडरेशन मिलेगा इंक्लूडिंग नॉन कैश सब पे आ जाएगा। और वो होगा डेट ऑफ इश्यू ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट। और हाँ, तो सीधे सीधे यहां पे आओ ना, अब तक क्या कर रहे थे, समझा रहे थे कि ये टॉपिक किसका है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है, टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ इश्यू ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेशन ऑफ प्रोजेक्ट। whichever is earlier। ओके, यहां पे जो भी कंसिडरेशन मिलेगा मॉनिटरी नॉन मॉनिटरी अपफ्रंट पेमेंट और लैंड डेवलपमेंट राइट्स के लिए, वो सारे के सारे पेमेंट टैक्सेबल होंगे। और टैक्सेबल के लिए क्या होगा, कंप्लीशन सर्टिफिकेट इश्यू किया है वो, और ऑक्यूपेशन अगर आपने जल्दी किया है तो वो whichever is earlier। नेक्स्ट, an income tax or money laundering case against XYZ working in multinational company reveals large volume of undisclosed asset which he claims service income। देखिए रेड लगी होगी तब पता चला ओके आपकी इनकम है। बोले किसकी इनकम, बोले सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो जीएसटी ऑथोरिटी ने इन्वेस्टिगेट किया, जीएसटी लायबिलिटी आई, तो यहां पे उसके पास ये तो अवेलेबल होगा नहीं। डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस वेदर इन फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर बीन स्क्रूटिनाइज्ड बाय इनकम टैक्स ऑथोरिटी आर नॉट नोन। तो कब है वो तो आपको पता नहीं है, तो प्रोविजन ही कब किया वो पता नहीं, तो इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो इसमें क्या करेंगे, 13(5) जीएसटी फाइल करेंगे वो, बट जीएसटी फाइल कैसे करेंगे, तो अनरजिस्टर्ड है। तो डेट ऑफ पेमेंट 13(5) के दो क्लोज है, ए जिसमें लिखा है जीएसटी रिटर्न फाइलिंग, और अगर आप रजिस्टर्ड ही नहीं है तो जीएसटी पेमेंट 13(5)(b). फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस में टाइम ऑफ सप्लाई कैलकुलेट करो। साक्षी कोलकाता एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद सूरज एंटरप्राइज सूरत, सप्लाई ऑन 11th October, एग्रीमेंट गुड्स वेयर टू बी डिलीवर्ड बाय, भी गुड्स आ गया, गुड्स आ गया 31st October, रिसीव द गुड्स ऑन 14th October। हाँ, तो यहां पे क्या करोगे, गुड्स की केस में तो डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस। तो आपने सप्लाई कब किया, 11th, एग्रीमेंट गुड्स टू बी डिलीवर्ड 31st October और रिसीव द गुड्स 14। यहाँ पे 11th October ही आएगा ना, इनवॉइस की तो बात नहीं की। 11th October, मूवमेंट ऑफ गुड्स। ट्रस्ट एंड फंड इवेंट मैनेजमेंट कंपनी प्रोवाइडेड सर्विस फॉर इवेंट एट कपूर फिल्म एजेंसी मुंबई 5th June, पेमेंट ऑन इवेंट 19th June। तो यहां पे देखो, सबसे पहले इवेंट कब है, 5th June, और यहाँ पे इनवॉइस तो पता ही नहीं है आपको, तो यहाँ पे क्या करेंगे 5th June और 19th June, विच एवर इज अर्लियर। ओके, बट एक और बात, अगर मान लीजिए आपने इनवॉइस विद इन 5th July इश्यू किया होगा, तो फिर हमें क्या करना है, इनवॉइस और पेमेंट। बट अभी इनवॉइस की इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, एज्यूमिंग 5th June को इन्होंने इनवॉइस इश्यू किया है, ऐसा हम मान लेते हैं, बराबर।
Order is placed by Ramen Company 18th August for consignment of shoes goods. Consignment ready and inform customer issue invoice on 2nd December. अभी देखिए इनवॉइस कब इशू किया आपने 2nd December और लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस कलेक्ट द कंसाइनमेंट 7 December. तो यहाँ पे ऑब्वियसली 2nd December ही हो जाएगा क्योंकि इनवॉइस 2nd December को ही इश्यू कर दिया है अर्ली. Yes. 27. An order is placed to TN Company Solapur on 18th August. आपने क्या किया 18th August को ऑर्डर प्लेस किया. Supply of fabric to make garments. Company delivered the fabric on 4th September 21. After completion, order issued on 15th September 21. Invoice issue किया है बराबर. The payment against was received on 30th September. Determine time of supply for the purpose of payment under explanation. तो यहां पे अगर आप देखोगे सप्लाई कब किया है 18th अगस्त, जबकि इनवॉइस डिलीवर होने के बाद इशू किया है. तो यहां पे 4th सितंबर ही हो जाएगा क्योंकि अगर आप देखोगे जब डिलीवरी की ना तब आपको लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस आएगी. ऑर्डर दिया तब नहीं. ये तो आपने क्या किया था ऑर्डर प्लेस किया था. ऑर्डर प्लेस इज नो वेरी इंपॉर्टेंट. इंपॉर्टेंट क्या है गुड्स रिमूव हुआ या गुड्स डिलीवर हुआ. दैट्स द लास्ट डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस. इनवॉइस एक्चुअली कब इश्यू किया बोले वो तो इश्यू किया 15 सितंबर को. नहीं लास्ट डेट और डेट विच एवर इज अर्लियर 4 सितंबर. बहुत ही इंपॉर्टेंट है ट्रांसपोर्टेशन का याद रखना. यहाँ पे HM Industries engage in supply of transport for road transport consignment 20th July 20th May 21. अब यहाँ पे देखो इससे पहले ट्रांसपोर्ट का आया था उसमें उन्होंने बोल दिया था आरसीएम. बट अगर आरसीएम नहीं बोलेंगे तो आपके पास दो चॉइस. एक अगर आप रजिस्टर तो आप खुद पे करो आपको अगर क्लेम करना है तो, वरना आरसीएम. However, consignment could be sent immediately, could not be sent immediately on account of strike. Instead, sent on 20th July. Invoice was received from 20th June. Payment 25th August. वो सब तो ठीक है. यहाँ पे दो ऑप्शन क्या मिलते हैं. ऑप्शन 1 अगर ट्रांसपोर्टर GTA 12% हैज नॉट पेड और उन्होंने GTA 5% पे किया है और ये सप्लाई आप करते हो बॉडी कॉर्पोरेट को अंडर रिवर्स चार्ज. तो रिवर्स चार्ज में क्या होगा डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट और 61st. तो यहाँ पे डेट ऑफ मेकिंग पेमेंट क्या है 25th अगस्त और इनवॉइस है 20th जून. उसका 61st डे काउंट करो. तो विच एवर इज अर्लियर. अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स रोड GTA 12% पे करता है तो वो खुद फॉरवर्ड चार्ज पे टैक्स पे करेगा. और जब आप फॉरवर्ड चार्ज पे करोगे तो यहां पे क्या आएगा इनवॉइस कब इशू किया 20th जून. सर्विस कब कंप्लीट हुई 20th मई. मतलब क्या विद इन 30 डेज इश्यू कर दिया है. द टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ इनवॉइस इज विद इन 30 डेज फ्रॉम इश्यू ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर. तो यहां पे अगर आप देखोगे 20th मई से अगर आप काउंट करें 30 डेज सॉरी प्रोवाइड कब किया उन्होंने. हाँ 20th मई को किया था बट कंसाइनमेंट कुड नॉट बी सेंड इमीडिएटली इसलिए प्रोवाइड किया आपने 20th जुलाई. तो उल्टा वो तो डिले किया है. अगर यहाँ पे ये लाइन नहीं होती ना 20th जुलाई वाली तो फिर क्या होता आपने 30 डेज में इनवॉइस इश्यू नहीं किया है तो फिर 20th में आता. बट क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डिले हुआ है इसलिए यहाँ पे बच गए. तो इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर इनवॉइस. चलो इज इट क्लियर. जस्ट अ मिनट. ओके that's it for time of supply.